हेलो स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी के जो ट्रेंड्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन साइंटिस्टों ने इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया उनमें है अल-राज़ी, डोबिरिनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव। स्टूडेंट, डोबिरिनियर ने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और इसकी वजह से इसको ट्राइएड्स कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह थी कि अगर हम पहले और आखिरी वाले एलिमेंट का एवरेज लेते थे तो मिडल वाले का एटॉमिक मास निकल आता था। मिसाल के तौर पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का ये ग्रुप था एक, तो इसमें लिथियम और पोटाशियम का जब हम एवरेज लेते थे तो सोडियम का एटॉमिक मास निकल आता था। इसके बाद न्यूलैंड ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। इसके अंदर इसने कहा कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल कर जाती है पहले वाले के साथ। तो इसने 62 एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद जो सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल पेश किया उसका नाम था मेंडलीव, और मेंडलीव ने 1817 के अंदर उस वक्त के जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया और उनके अंदर कुछ गैप्स भी छोड़ दी। उसने ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस की बेस के ऊपर डिजाइन किया था और उसने जो एलिमेंट्स उस वक्त नहीं मिल रहे थे या नहीं थे उनको भी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया और उनकी खाली जगह छोड़ दी जो उस वक्त डिस्कवर नहीं थे। और जब बाद में वो एलिमेंट मिले, लकीली जैसे जर्मेनियम बाद में मिला, तो उसको जब उसके अंदर रखा गया तो उसकी प्रॉपर्टी वही थी जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी। तो मोज़ले के एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्नेशियम और जिंक, कैडमियम, मरकरी को एक ही ग्रुप में रखा गया था, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मैच करती थी लेकिन सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी, इसलिए इनको नए पीरियोडिक टेबल के अंदर 2A और 2B में रखा गया है। तो इसके अंदर जो गैप्स, जो मेंडलीव की जो शॉर्टकमिंग्स थी वो इसके अंदर पूरी की गई। स्टूडेंट, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप दो तरह के होते हैं, ए और बी वाले। ए में हमने नॉर्मल एलिमेंट रखे हैं और जो बी वाले हैं उनमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा है। ग्रुप्स को हम रोमन न्यूमरल्स के अंदर 1 to 8 तक रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीरियड्स हैं उनको हमने अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा है और ये 1 से 7 तक होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन हो तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज हो उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश होती है उसमें सम टाइम होता है इनर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का डायरेक्ट होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं जा पाता, और वो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि जिसमें इनर वाला क्या हुआ, घूमते घूमते आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के दरमियान आ गया, जिससे हम कहते हैं कि उसने उससे शील्ड कर लिया। इसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है, और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की कशिश होता है उसको कम कर देता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज जो आखिरी शेल के ऊपर, आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। तो स्टूडेंट, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उसे हम कहेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होते हैं। स्टूडेंट, जो पीरियड का नंबर होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं, मतलब पहले पीरियड के वाले एलिमेंट्स में सिर्फ 1 शेल होगा, चौथे पीरियड वाले एलिमेंट्स में 4 शेल होंगे और छठे पीरियड वाले एलिमेंट्स में 6 शेल होंगे। तो जितना पीरियड है उतने नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो पहले वाले पीरियड के अंदर जो प्रोग्रेसिव ऑर्बिटल जो फिल हो रहे होते हैं वो 1s होता है और उनमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे वाले में 2s या 2p फिल हो रहा होता है और 2s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या 1 to 6। इसी तरह जो फोर्थ वाला है उसमें या 4s फिल हो रहा होगा, या 3d फिल हो रहा होगा, या 4p फिल हो रहा होगा। स्टूडेंट, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि पहले के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो s में होते हैं, अगले वाले में s में और p भी आ जाता है, तो इसलिए 8 इलेक्ट्रॉनों का इजाफा हो जाता है। और इसी तरह थर्ड वाले में 2 और 6 आने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉनों का और इजाफा हो जाता है। चौथे पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स का इजाफा होता है। तो इस तरह स्टूडेंट, जो 7वां पीरियड है अभी तक इनकम्प्लीट है, और जो सबसे बड़े वाला हमारे पास पीरियड है वो है 6th पीरियड, जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं।
एटॉमिक, आयनिक और कोवलेंट रेडियस। स्टूडेंट रेडियस मतलब साइज, साइज का प्रोडक्ट टेबल में कुछ भी आ जाए तो स्टूडेंट इनका ट्रेंड सेम है हर जगह के ऊपर, वो एटॉमिक हो चाहे आयनिक हो और कोवलेंट हो। एटॉमिक रेडियस ये होता है कि सेंटर से लेकर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला होता है उसे हम कहते हैं उसका एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट इसी तरह कोवलेंट रेडियस में हम क्या करते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो हम दो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का जो भी फासला आता है उससे हम क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं। आयनिक रेडियस जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है तो उसे आयन कहते हैं, तो उस वक्त जो रेडियस उसका होगा उसे हम आयनिक रेडियस कहते हैं। स्टूडेंट जब दो तरह के आयन होते हैं, कैटाइन और एक एनाइन। कैटाइन में जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो स्टूडेंट उसके बाकी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज का जो होल्ड होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। तो इसका मतलब है जो कैटाइन का साइज होता है अपने पेरेंट एटम से कम होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम के पेरेंट एटम का साइज 157 पिकोमीटर है, लेकिन सोडियम के कैटाइन का 95 पिकोमीटर है। तो दो रीजन हमने इसकी देनी है कि समटाइम ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट शेल का ही कभी कभार सोडियम या ग्रुप 1A और 2A वाले केस में कभी कभार मिस हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि इम्बैलेंस हो जाते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशो। तो स्टूडेंट जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन की बात करें, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक जो पुल होगी वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जिसके पे ज्यादा चार्ज होगा उस आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन का साइज सबसे कम होगा। तो सोडियम का आयन ज्यादा होगा, मैग्नीशियम 2 आयन का कम, और सबसे कम होगा एल्यूमिनियम का। इसी तरह एनाइन रेडियस क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। स्टूडेंट जहां पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 99 से उसका जो साइज है वो 181 पिकोमीटर तक चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ जो पेरेंट एटम होता है उसका साइज कम होता है, लेकिन एनाइन का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इसकी कुछ रीजन ये कहनी है कि रिपल्शन बढ़ जाती हैं और इसमें वही बात इम्बैलेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशो हो जाती है। स्टूडेंट अगर हम लोग अगर बात करें साइज की, तो स्टूडेंट जिस पे ज्यादा नेगेटिव आयन होगा उसका साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसमें अगर एक ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन की बात करें तो उसमें P3 नेगेटिव आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर S2 नेगेटिव आयन का, और सबसे कम होगा Cl नेगेटिव आयन का। क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा है तो इसमें साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, अगर एक एटम को गैस बना लें और गैस बनाने के बाद उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालें तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का मतलब ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी मतलब उस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालें तो हमें 738 किलो जॉल एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुश्किल होता है क्योंकि जो बाकी न्यूक्लियर चार्ज होता है बाकी इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा फोर्स लगाने लग जाता है, तो जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा आती है। स्टूडेंट तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी मैग्नीशियम वाले केस में। स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा फर्क आ जाए पहली दूसरी के बाद किसी भी एनर्जी का, जो आखिरी वाली का बाकियों वाली से बहुत फर्क आ जाए, तो इसका मतलब है अब न्यू शेल स्टार्ट हो चुका है। थर्ड की वैल्यू ज्यादा आई है, इसका मतलब ये है कि इसमें आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे और थर्ड वाला जो है ये कंप्लीट शेल से बाहर निकला है, तो जिसकी वजह से इसकी जवाब ज्यादा आया है। तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी हमें इनडायरेक्टली ये भी बताती है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें क्या होती है, बढ़ती हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है और सबसे निकालना मुश्किल होगा नियोन का। और इसी तरह अपने पीरियड में सोडियम सबसे कम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन आर्गन मुश्किल देगा। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा 2A और 3A वाले में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आती है और 5A और 6A वाले में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी इसलिए आती है कि 2A वाला जो होता है वो फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा लगती है 3rd A वाले के साथ। इसी तरह ये 5th A वाले की जवाब ज्यादा आता है। हालांकि 5th A का कम आना चाहिए, 6A का ज्यादा आना चाहिए, लेकिन होता इस तरह है कि 5th A जो होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये होती है कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कशिश का अफिनिटी का मतलब ये होता है कशिश, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश। स्टूडेंट जब भी कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस वक्त जहाँ तो वो एनर्जी रिलीज करेगा